बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि आपके बॉटनी पोर्शन का चैप्टर है। तो आज इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको मार्क करवाऊंगी मैं। तो पेज नंबर 69 पे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल इससे हमसे किया है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, यानी आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम का। तो आपके बुक के पेज नंबर 53-54 पे इसका आंसर है, सीधा आप उधर मूव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर जो है ना, इसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें अंदर यहाँ न्यूक्लियस से बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके साथ इस तरीके से यहाँ देखिए एक चैनल सा चलता चला आ रहा है, कैनाल्स का। ये जो चैनल है ये कहलाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब असल में ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ़ और दूसरा होता है स्मूथ। रफ़ में क्या फ़र्क होता है कि रफ़ में आपको यहाँ देखिए छोटे छोटे से इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच्ड मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। जबकि अगर स्मूथ स्ट्रक्चर होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ थोड़ा बहुत दिखाया है आपको, तो बस ये समझ लीजिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसमें आपको ये जो राइबोसोम्स है ना ये नहीं मिलेंगे, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब आपने लिखना कैसे है इसको देख लें। और जाहिर सी बात है क्योंकि एक में अटैच्ड है और एक में नहीं अटैच्ड है, तो दोनों का जो फंक्शन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, सही। अब इधर आ जाओ आप। सबसे पहले पेज 53 पे इस वाले पोर्शन को मार्क करो, जहाँ पे हेडिंग आप डालोगे RER की, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच इज़ हैवीली कोटेड विद द राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेस टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेस, ठीक है। इट occurs mostly in the protein synthesing cells in high proportion. This process of translation during protein synthesis takes place here. After synthesis, the protein is either stored in the cytoplasm or exported out of the cell through these channels. किस्सा मुख्तसर आपको मुख्तसर करके बिल्कुल ही बताती हूँ इसमें कि इस वाले पोर्शन में, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो चैनल चलता चला आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्या चीज़ मौजूद है, राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स है इनका मुँह किस तरफ होगा, साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ, यानी बाहर की तरफ इनका मुँह है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पाया जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उस सेल्स में ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, यानी जहाँ पे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। हाई प्रोपोर्शन में, यानी ज़्यादा प्रोटीन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है, ऐसे सेल्स में RER जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा आप समझ लें। इसमें क्या होता है कि कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो मैसेंजर RNA को प्रोवाइड की जाती है, और मैसेंजर RNA इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके ख़ास किस्म की स्पेसिफिक प्रोटीन जो उसको सिंथेसाइज करता है। तो ये पूरा प्रोसेस जिस पे हमने उसको एक कमांड देनी होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है मैसेंजर RNA को कि आपने फला किस्म की प्रोटीन बनानी होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन, क्योंकि हर प्रोटीन डिफरेंट किस्म की होगी, सेल में अलग अलग किस्म की प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, तो ये ईच सेल में डिफरेंट किस्म की प्रोटीन जो है उसको सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ही वो ख़ास किस्म की प्रोटीन जो है वो बन जाएगी ना सेल में, तो अब जाहिर सी बात है इसने इसको अपने पास तो नहीं रखना, या तो इसको साइटोप्लाज्म में टेम्पोररी ये स्टोर करेगा, या फिर ये क्या करेगा कि इसके पास ये जो चैनल्स होते हैं मुख्तलिफ, इसकी मदद से ये इसको बाहर निकाल देगा और जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ पहुँचाने में इसको हेल्प करेगा। दूसरी किस्म की आपके पास होती है SER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये क्या करता है, क्योंकि इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, इसमें राइबोसोम्स सिरे से मौजूद नहीं होते, क्योंकि राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, और यहाँ पे हम प्रोटीन नहीं बना रहे बल्कि इसमें ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स बन देंगे। तो वो सेल्स जहाँ पे स्टेरॉइड्स बनते हैं वहाँ पर इस SER की ज़रूरत होती है, और ये क्या करता है, ये स्टेरॉइड्स बनाने वाले सेल्स में हेल्प करता है, जो आमतौर पे कहाँ मौजूद होते हैं, लीवर में होते हैं या मसल्स में होते हैं, ठीक है। ये स्टोरिंग सेल्स होते हैं। ये क्या क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एडिपोज सेल्स में मौजूद होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स में मौजूद होते हैं, ग्लाइकोजन्स इनमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स बनाते हैं, और इनका एक काम तो क्या होता है कि ये ऑयल को, फॉस्फोलिपिड्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स जो है उसकी सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल को। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब समझते हैं आप, यानी उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके दो टाइप्स। अब इसने इसका फंक्शन भी पूछा था, तो आप खुद देख रहे हो कि दोनों के फंक्शन दो अलग हैं, एक प्रोटीन बना रहा है तो दूसरा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है।
मगर ओवरऑल जो एक काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में दोनों इन्वॉल्व हैं। यानी चाहे तो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, चाहे तो कोलेस्ट्रॉल वाले सेल्स जो हैं उससे जो स्टेरॉइड्स टाइप की चीज़ें बन रही हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, यहाँ से देखिए ट्रांसपोर्टेशन का ही मेन है। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से आपको बता रहा है कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये परफॉर्म करता है मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। आपने पहले मार्क कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है और इसके अलावा ये एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म भी देता है राइबोसोम्स को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से लिखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड कंडक्टिंग पाथवे फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरसेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, provide passage for RNA to pass from nucleus to various organelles cytoplasm. It also help in detoxification of harmful drugs, storage and release calcium +2, manufacturing of the lipids and formation of Golgi apparatus SCR। तो तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं, आपने क्या करना है, इसको बना लेना है। इसमें मेन काम इसने यही बताया आपको कि असल में तो ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म दे देता है एक राइबोसोम्स को, इसके अलावा क्या करता है, एक कंडक्टिंग पाथवे जो उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन जो हार्मफुल ड्रग्स है इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साथ साथ आपने क्या करना है, डायग्राम भी बनानी है। कौन सी डायग्राम बनाएंगे आप देखें, बिल्कुल बैक के पेज पे ये वाली डायग्राम देखें, इसको सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग के जितने भी क्वेश्चन है उसमें वो पूछें या ना पूछें, आपको डायग्राम बना देनी चाहिए अगर आपको डायग्राम बनानी आ रही है आसानी से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप फ़ौरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आ जाना है सीधा पेज नंबर 49 पर। एक तो यहाँ पर कुछ थोड़ा मटेरियल और एक 51 पर है। ठीक है, तो आप आ जाएं पेज 49 पर, यहाँ आ जाएं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ देखें, सबसे पहले तो आप आ जाए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और यहाँ से आप लिखें, दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इंटरस्प्रेड विद प्रोटीन्स। अच्छा, इंटरस्पर्स्ड विद प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन इधर उधर सब जगह बिखरी हुई है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स तो है, इसके साथ साथ ये फॉस्फोलिपिड्स जो है ये इधर उधर बिखरा हुआ है प्रोटीन के साथ, यानी स्कैटर्ड है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, दीज फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज इन 2 पैरेलल लेयर। ये 2 पैरेलल लेयर्स की शक्ल में होंगे। पैरेलल लेयर्स समझते हैं ना आप, यानी कि 2 या तो ये इस तरीके से यूँ जा रही है या यूँ जा रही है, ये पैरेलल लेयर्स होती है। ठीक है, ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, इनका फेस जो है ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ साथ होता है, जबकि जो उसका पोलर हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो एसोसिएटेड होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के साथ। आपको यकीनन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स के बारे में पता होगा। हाइड्रोफोबिक वो एंड होता है जो वाटर को रिपेल करता है, हाइड्रोफिलिक वो एंड होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ज़्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें 50% लिपिड्स होता है, 50% प्रोटीन, ये वेट के हिसाब से होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो है इसमें जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स तकरीबन 5 to 10% होती है मेम्ब्रेन मास के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की। अब आ जाते हैं हम इसके एक्टिव रोल की तरफ। ठीक है, इसने हमसे कहा था, यहाँ देखें पेज नंबर 51 पे, रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। तो अब आप इसको स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले तो उसको मार्क कर लीजिए, फॉर एंट्री से लेके यहाँ तक, फ्रॉम द सेल्स तक। ठीक है, मैं इसको समझा देती हूँ आपको जल्दी से। एंट्री और एग्जिट करने के लिए 2 मेन प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी कि यहाँ पे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। जब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन की मदद से या ऑस्मोसिस की मदद से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इस प्रोसेस में हमें एटीपी को, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, जो कि हमारा एनर्जी का एक मॉलिक्यूल होता है, इसको कंज्यूम करने की या कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी की शक्ल में हमें कंज्यूम करनी पड़ती है, यानी इस्तेमाल हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या भला होती है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज़ होने की वजह से जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ये ग्रेडियंट है। ठीक है, तो अब इसमें कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट आ जाता है।
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही एनर्जी जो है वो क्या करती है, यहाँ पर कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे दो फिनोमेना होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है वो आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल्स को इनटेक किया जाता है इन बल्क बाय फोल्डिंग सेल्स, यानी मटेरियल्स को सेल इन कर रहा है, अंदर ले रहा है, ठीक है। इट मे बी इनटेक ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स। अब कौन से मटेरियल्स को वो ले रहा है, ये सॉलिड मटेरियल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेजोसाइटोसिस हो सकते हैं, या फिर ये फ्लूइड और लिक्विड की शक्ल में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पिनोसाइटोसिस होते हैं। जबकि एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल इसका उलट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो मटीरियल सेल ने अंदर लिया हुआ होता है उसको एक्स फोल्डिंग की टेक्निक से एग्जिट कर देता है, यानी अपने फोल्ड्स को खोलता है। खोलने पर क्या करता है कि जितने भी जो मटेरियल इसने अंदर लिए हुए होते हैं इनको ये सेल से बाहर निकालता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पर कि कब इसको क्या करना है, फोल्ड को अंदर लेना है, कब फोल्ड को एक्स करना है, यानी मटेरियल्स को कब इन करना है और मटेरियल्स को कब बाहर करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लगा दिया और उससे पहले आपको मैंने इसकी कंपोजिशन बता दी थी। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आ जाए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताना है। पेज 55 एंड 56 पर इसका मटेरियल मौजूद है। सीधा इधर आ जाइए। ये स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, यहाँ से लगाएंगे आप। और इनका साइज़ माइक्रोमीटर्स में होता है, यानी कि डायामीटर इनका बिल्कुल माइक्रोमीटर्स में होता है। ये गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के दौरान ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको तोड़ रहे होते हैं, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में ब्रेक हो रहे होते हैं और ब्रेक करने के दौरान ये पानी जो है उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं एनिमल सेल्स के। और इनका फंक्शन क्या होता है कि जो मटेरियल डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स होता है सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल फेजोसाइटोसिस वगैरह, इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। इनका एक और काम भी क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं इसको ये सेल के अंदर रिफर्स कर लीजिए। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जो कि कोई जर्म्स भी हो सकता है, इसको ये क्या करेगा, इसको ये फिनिश कर देगा। यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है बॉर्न आउट, इसका मतलब होता है ये फिनिश कर देता है, खा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ अब आप। यहाँ देखिए, द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स बिफोर स्टार्ट इट्स फंक्शंस कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स, यानी जब इसने अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया तो आपने से क्या कहा कि ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन 20 डिफरेंट किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इस न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स पे। और जो लाइसोसोम्स जब अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है, अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन्स के साथ, ठीक है, अटैच हो जाता है और एज अ रिजल्ट जितने भी इंजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, जैसा कि एंडोसाइटोसिस है, फेजोसाइटोसिस है या ऑटोफेजोसाइटोसिस है, इन सबको ये क्या करता है, ये कह लीजिए कि ये खाया हुआ खाना होता है, सेल का हजमशुदा खाना होता है जो कि इंजेस्टेड मटेरियल की शक्ल में होता है। ये इसके साथ आके अटैच हो जाता है, इसको बॉडी के अंदर ले लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं ये इसको एक तरीके से ना रिमूव कर देता है बॉडी में से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पर। इसमें लाइसोसोम्स में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं था क्योंकि लाइसोसोम्स वैसे छोटा सा स्ट्रक्चर था, है लॉन्ग में, लेकिन इसका मटेरियल समझ लो कि शॉर्ट जितना ही है। इसमें डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद सूटेबल डायग्राम, पेज 58 पर आ जाएंगे अब आप सीधा, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पेज 58 पे सबसे पहले तो आप इसको लगा लेंगे। देखें ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इसकी डायग्राम है। ये माइन्यूट ग्रेन्युलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉडलेट्स होते हैं। रॉडलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे से रॉड्स की शक्ल में या धागे की शक्ल में होंगे, यानी कि थ्रेड या स्ट्रिंग्स जैसे। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द सेल्स कैसा है, लेकिन आमतौर पर ये बीन्स की शक्ल में होता है इस तरीके से, ठीक है। हर माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ होता है वो तकरीबन बताया जाता है कि 0.5 से 1 नैनोमीटर तक इसका डायामीटर होता है और 10 माइक्रोमीटर तकरीबन ये लॉन्ग होता है। इसमें डबल लेयर्ड होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स बाउंडेड होते हैं। बोथ मेम्ब्रेन आर फाउंड ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन्स। ये जो दोनों आपकी मेम्ब्रेन्स हैं
ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जैसे कि सीव्स जैसे होते हैं। सीव्स का मतलब होता है छन्नी, यानी उससे कोई चीज़ गुजर के पास हो सकती है। ये सीव्स जो ख़ास किस्म की प्रोटीन से बनते हैं जिसको पोरेंस कहा जाता है। ये पोरेंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ों को पास करेगी, कुछ चीज़ों को रोक लेगी, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन जो है, जबकि अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे ये आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, अब जो इनर मेम्ब्रेन है ये कुछ इरेगुलर सी होती है, ये इनकम्प्लीट पार्टीशन देती है क्योंकि इसमें अजीब व गरीब किस्म की देखें ये फोल्डिंग्स होती हैं, और ये जो फोल्ड्स होती हैं इसको हम कहते हैं ये क्रिस्टा है। जब इंक्रीज़ हो जाता है सरफेस एरिया, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स जब आके अटैच होने शुरू हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स जो है बनाना शुरू कर देती हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बस आपने इतना ही लिखना है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आपने इसका ये जो डायग्राम है ये बना दे रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बताना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। देखिए, जब स्ट्रक्चर पूछा जा रहा हो ना तो हम स्ट्रक्चर ही बताते हैं, हम उस वक्त फिर इसका फंक्शन नहीं बताते। तो अभी हमें माइटोकॉन्ड्रिया में इसने सिर्फ स्ट्रक्चर बोला था तो हमने बस डायग्राम के साथ स्ट्रक्चर ही बताया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। 47 और 48 पे इसका आंसर है, सीधा मूव करेंगे हम और देखेंगे कि 47 और 48 पर हमारे पास क्या मटेरियल है। थोड़ा सा बड़ा है, इसको जल्दी से देख लीजिए आप। पेज 47 पर आ जाएं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, सेल वॉल की हेडिंग आप डालेंगे, आउटर सरफेस ऑफ सम सेल इज कवर्ड विद नॉन लिविंग हार्ड लेयर। स्टिफ लेयर का मतलब होता है हार्ड लेयर, इसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल जो है आमतौर पर बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल एंड प्लांट सेल्स सब में तकरीबन पाई जाती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये आमतौर पर पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। और जो फंगल सेल वॉल होती है ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड काइटिन के साथ बनी होती है। प्लांट और एल्गल सेल के जो सेल वॉल होते हैं ये आमतौर पर सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक इंट्रो है, ये दे देना। नेक्स्ट पेज पे मूव करो अब जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ आ जाए, ये देखें, घर क्लियर देखें आप, आ जाए सेल वॉल पे। सेल वॉल जो है कंपोज होती है मेनली सेलुलोज से, पेक्टिन से और अदर पॉलीसेक्राइड्स पे। जो प्लांट सेल वॉल होती है आमतौर पर इसके 3 लेयर्स होते हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ये डायग्राम साथ में आप बनाओगे। मिडल लैमेला की हेडिंग डाल लेना कि फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, और ये एक सीमेंटिंग लेयर के तौर पे एक्ट करती है बिटवीन 2 डॉटर सेल्स को, इसको मिडल लैमेला कहा जाता है। ये मेनली क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स जो उनके साथ बनती है, और ये कब बनती है, जब साइटोकाइनेसिस होता है ना प्रोसेस सेल डिवीजन का, उस दौरान ये बन जाती है। अगला प्रोसेस देखो, अब ये प्राइमरी सेल वॉल का है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर होगी। तो ये क्या करेगी, प्राइमरी सेल वॉल, ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है सिंथेसाइज होती है प्रोटोप्लास्ट की डिपोजिशन से, और ये मिडल लैमेला पर जाके डिपॉजिट होंगे प्रोटोप्लास्ट, तो ये आपका प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगा, ठीक है। ये थिक होता है, रिजिड होता है, और जब सेल मेच्योरिटी पे पहुंचता है यानी जब एडल्ट हो जाता है तो ये थिक और रिजिड हो जाता है। इसमें आमतौर पर हेमीसेलुलोज होते हैं। ये हेमीसेलुलोज क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड की एक काइंड होती है, उससे बनता है। माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, इसमें सेलुलोज के अरेंज होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर के साथ इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, और ये क्रिस क्रॉस मैनर के साथ अटैच्ड होते हैं इसमें माइक्रोफाइब्रिल, और ये बने होते हैं किसके, पेक्टिन के। उसके बाद आ जाओ आप अपने लास्ट वाले टॉपिक की तरफ, जो इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है, यह सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो लेयर है, दिस लेयर ऑफ द वॉल डिपॉजिट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में डिप होती है ये वाली, जिसे सेकेंडरी सेल वॉल भी कहा जाता है। ये आमतौर पर क्या करती है, हार्ट टिश्यूज़ जहाँ पर होते हैं सिर्फ वहीं पर मौजूद होती है, जैसे कि स्केलेरन कायमा। और ये कब बनता है, जब समझ लीजिए कि ये सेल्स जब मेच्योर हो जाएं और ये डेड हो जाएं तो इस तरह की जो सेल वॉल है ये बन जाएगी, इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। सेकेंडरी सेल वॉल का जो बेसिक फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि ये थिक और रिजिड हो जाती है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होती है लिग्निन की, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की, इसके अलावा कुछ वैक्सेस की, ये सब चीज़ें मिलकर ना इसको स्ट्रेंथ दे रही होती हैं, इससे प्लांट को सपोर्ट मिलती है, और इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा रिजिड हो जाता है। तो आपने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपको लेके चलता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पेज 55 पर आ जाओ आप सीधा, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस की तरफ आ जाइए। स्ट्रक्चर इसका और फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लें
ये इसकी डायग्राम है, ये आपने बनानी होगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेडिंग डालिएगा। इट इज़ अ कैनालिक्यूलर सिस्टम। कैनालिक्यूलर सिस्टम का मतलब होता है छोटी छोटी सी बारीक नालियों से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पाउचेज़ होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के से थोड़ी थोड़ी मिलती जो होती है, लेकिन इसमें पैरेलल अरेंजमेंट होती है, फ्लैट होता है थोड़ा सा। इसके साथ साथ इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है इनमें थोड़े से पाउचेज़ होते हैं, ठीक है, और इनमें राइबोसोम्स नहीं होती है। तो बेसिकली ये डेवलप्ड होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सबसे पहले तो आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब आप यहाँ पे आ जाइए। ईच ऑफ देम इज डिस्क शेप। ये सब की सब इनमें से जितनी भी होती हैं सारी की सारी ये डिस्क शेप की होती है, और इसके साथ साथ इसमें सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट होते हैं जिसको आप कहते हैं कि यह सिस्टर्ना, ठीक है। गॉल्जियन सिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स के। क्या करता है, जब क्रिस्टीनिया फॉर्म होता है और ट्यूब्यूल्स इसमें मौजूद होती हैं तो ये क्या करती हैं, एक के साथ दूसरी कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो इस तरीके से इनका एक आउटर फेस बन जाता है और एक इनर फेस बन जाता है। तो एक फेस जो है उनका कॉन्वेक्स होता है जिसको हम सिस फेस कहते हैं, और दूसरा फेस जो इनका कॉन्केव हो जाता है जिसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ से देखिएगा। इसकी फंक्शन की हेडिंग डालकर पहले आप यहाँ से यहाँ तक लगाइएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आपको बता दूं कि इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस, और ये सारी की सारी सिक्रीशंस किससे रिलेटेड होती है, मेनली जब प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ट्रांसपोर्ट करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को मुख्तलिफ़ किस्म के कह लीजिए कि प्रोटीन्स, ठीक है। और ये इसके साथ साथ इसमें एक काम और भी होता है कि कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि लाइसोसोम्स होते हैं, परऑक्सीसोम्स होते हैं, या फिर ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं। ये सब भी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस में प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे भी मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस जो है इन्हीं तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो प्लांट सेल्स में ही होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता, ठीक है। लास्ट सवाल की तरफ चलोगे अब आप। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द टाइप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन, ठीक है। सीधा आप आ जाएं साइटोस्केलेटन पर। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका साइटोस्केलेटन। अब आपने बताना है कि एक नेटवर्क है डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स का जिसमें 3 डायमेंशनल शेप होती है, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये क्या करता है, इट मेंटेन एंड चेंज द शेप ऑफ द सेल, सिक्योर सम ऑर्गेनल्स एट देयर स्पेसिफिक पोजीशन, एनेबल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म वेसिकल्स within the cell and cell to move to response the stimuli। तो ये साइटोस्केलेटन क्या करता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोटेक्शन देता है जब कोई एक्सटर्नल बॉडी जो है वो सेल को डैमेज करने की कोशिश करे। इसमें 3 टाइप्स हो जाती हैं। कौन कौन सी होती है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो पहली टाइप देख लो आप, माइक्रोफिलामेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। इसमें सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, 7 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। इसमें 2 एक्टिव चेन्स होती हैं और इसके साथ साथ हेलिकल फैशन में यानी हेलिकल स्टाइल में इसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं इसमें मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये सारे के सारे मुख्तलिफ इंटरवल्स पे लगे होते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स बनाता है मसल सेल्स में। इनका काम क्या होता है कि ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन इनका होता है। कौन कौन से फंक्शन होता है कि ये सेल की शेप जो उसको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उसके लिए। साइक्लोसिस में और मूवमेंट ऑफ सीरोपोडिया वगैरह में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को कैसे लिखोगे कि ये हॉलो ट्यूब्स होती है। इनका जो आउटर डायामीटर होता है वो तकरीबन 25 नैनोमीटर के करीब होता है और ये प्रोटीन ट्यूब्यूलिन से बनती हैं। सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसमें तकरीबन 100 से लेकर 1000 तक ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स होते हैं और ये तकरीबन 13 कॉलम्स की शक्ल में होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की, सेल डिवीजन में और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स की मूवमेंट में साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके साथ साथ सीलिया, फ्लैजिला वगैरह की मूवमेंट में भी। तो आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा। इसकी लास्ट हेडिंग देख लीजिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये तकरीबन 8 से 12 नैनोमीटर के करीब इनका डायामीटर होता है और ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये आमतौर पे कम से कम 5 डिफरेंट किस्म की जो प्रोटीन्स हैं उसको बनाते हैं, उससे मिलके बनते हैं और इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ये है विमेंटिन, ठीक है। ये मिलकर तकरीबन एक रोप जैसे पॉलीमर बना देते हैं, यानी रस्सी की तरह बन जाते हैं।
यहाँ से यहाँ तक लिखा आपने, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा। दे यूजुअली फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्मिक में नेटवर्क से बना देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इसके साथ साथ ये सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन भी करते हैं, और जो मसल सेल्स हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, और जो नर्व सेल्स हैं उसमें भी जो एक्सॉन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर किया कीजिए जो स्टूडेंट्स के लिए बना होता है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।